हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं एमपी ज्योग्राफी में मध्य प्रदेश की चट्टानें एवं शेल समूह, रॉक सिस्टम इन एमपी। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट टॉपिक है जिसे समझने में काफ़ी कठिनाई होती है। आज हम रॉक्स के बेसिक स्ट्रक्चर को समझेंगे। अगर ये स्ट्रक्चर आपने बहुत अच्छे से समझ लिया तो आपको आगे रॉक्स को समझने में कठिनाई नहीं होगी। सभी चट्टानें अच्छे से समझ में आएंगी और उनमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन इस चीज़ को समझने के लिए आपको वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की चट्टानों को समझने से पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहूँगी कि देखिए, हम भारत में रहते हैं, भारत में ही मध्य प्रदेश है, भारत का मध्य भाग ही मध्य प्रदेश कहलाता है। जिस प्रकार की चट्टानें या जिस प्रकार की संरचना भारत की होगी, कहीं ना कहीं उसी तरह की संरचना मध्य प्रदेश में भी होगी, उसका कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में भी होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जो चट्टानें भारत में पाई जाती हैं उन्हीं में से कुछ चट्टानें मध्य प्रदेश में भी पाई जाती होंगी। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि भारत की संरचना कैसी है या भारत का भूगर्भिक इतिहास किस तरीके का है। इस स्ट्रक्चर को अगर आपने बहुत अच्छे से समझ लिया तो आपको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी सारे क्वेश्चंस को समझने में। चलिए देखते हैं भारत का भूगर्भिक इतिहास। भारत के भूगर्भिक इतिहास में देखिए, ये है आद्यकल्प, आर्कियन इरा, पुराण कल्प, पुराण इरा, द्रविण कल्प, द्रविण इरा, आर्यकल्प, आर्यन इरा। देखिए आद्यकल्प में जो है या जो आर्कियन इरा था उसमें किन किन चट्टानों का निर्माण हुआ, ठीक है। तो जो आद्यकल्प है उसमें दो चट्टानों का बेसिकली निर्माण हुआ था या दो चट्टानें थी उस समय। एक थी आर्कियन चट्टान और दूसरी थी धारवाड़ चट्टान, ठीक है। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं आर्कियन चट्टान से, ठीक है। ये है आर्कियन चट्टान। आर्कियन चट्टान सर्वाधिक प्राचीन चट्टानें हैं। सर्वाधिक प्राचीन कैसे हुई, आपने ये समझ लिया। शुरुआत ही कहाँ से हुई, आद्यकल्प से हुई, और आद्यकल्प में सबसे पहले आर्कियन से हुई। तो आर्कियन चट्टानें कौन सी चट्टानें हो गई, सबसे प्राचीन, सर्वाधिक प्राचीन चट्टानें। इसीलिए इन्हें प्राइमरी रॉक्स कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, प्राइमरी रॉक्स, ठीक है। और इन चट्टानों को आग्नेय चट्टानें भी कहा जाता है। देखिए आप आग्नेय और अवसादी चट्टानों में कंफ्यूज होंगे, इसीलिए मैं आपका ये कंसेप्ट भी क्लियर कर देती हूँ। देखिए चट्टानें बेसिकली 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। चट्टानों का टाइप क्या होता है, 3 टाइप्स की चट्टानें होती हैं, 3 टाइप्स के रॉक्स होते हैं। एक होती है आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक्स, एक होती है अवसादी चट्टानें, सैंडिमेंट्री रॉक्स, और एक होती है रूपांतरित चट्टानें, मेटामॉर्फिक रॉक्स। देखिए क्या है, जैसा कि हमारी पृथ्वी में आपको पता है, पृथ्वी का गर्भ जो है आज भी गर्म है, ठीक है। और यहाँ से मैग्मा, लावा, ये सब चीज़ें निकलती रहती हैं। जब ये मैग्मा निकलता है और ठंडा होता है तो ठंडा होकर क्या होता है, जम जाता है। जमने के बाद जो रूप लेता है उसे क्या कहते हैं, आग्नेय चट्टानें। ये कौन सी चट्टानें हो गई, आग्नेय चट्टानें, ठीक है। जब मैग्मा ठंडा हुआ और ठंडा होकर जो रूप उसने लिया, उस चीज को या उस चट्टान को क्या कहेंगे, आग्नेय चट्टानें। इसके बाद आग्नेय चट्टानों का ही क्षरण होता है या उनका अपर्दन होता है, निक्षेपण होता है। उसके बाद टूट फूट कर इनके टुकड़े जब इधर उधर फैलते हैं जीवाश्म के साथ, जैसे जीवाश्म इन द सेंस पेड़ पौधे, जीव जंतु, उनके अवशेष भी उनमें मिल जाते हैं और कुछ परतों में ऐसे जमा हो जाते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है, अवसादी चट्टानें। देखिए समझे आप, मैग्मा निकला, मैग्मा ठंडा हुआ तो क्या बना, आग्नेय चट्टानें बनी। आग्नेय का जब अपर्दन हुआ या निक्षेपण हुआ तो इसके टूट फूट से कुछ परतें जमा हुई और वो परतें क्या बनी, अवसादी चट्टानें। और
इन दोनों के क्षरण के बाद, इन दोनों का जब रूप बदला, रूपांतरण हुआ, ठीक है, कभी आग्नेय चट्टानें भी रूपांतरित हो सकती हैं, कभी अवसादी चट्टानें भी रूपांतरित हो सकती हैं। मतलब इनका रूपांतरण होने के बाद, इनका रूप बदलने के बाद जो रूप लिया, उन चट्टानों को क्या कहा जाता है? रूपांतरित चट्टानें। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आग्नेय चट्टानों से ही अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ और इन दोनों चट्टानों के बाद ही रूपांतरित चट्टानों का निर्माण हुआ। तीनों का आपस में कहीं ना कहीं कनेक्शन है। तो ये कौन सी चट्टानें हुई? प्राइमरी। ठीक है, सबसे पहले कौन सी चट्टान बनी? आग्नेय चट्टान। इसीलिए देखिए आर्कियन चट्टान जो है प्राइमरी रॉक है और आर्कियन चट्टानें जो हैं अवसादी आग्नेय चट्टानें हैं। ठीक है, तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा, अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्कियन चट्टानों में जीवाश्म का अभाव रहता है। देखिए आर्कियन चट्टानों में क्या है? जीवाश्म का अभाव रहता है। इसलिए जीवाश्म का अभाव रहता है क्योंकि ये चट्टानें इतनी ज़्यादा प्राचीन हैं या इतने समय पहले की हैं जब किसी जीव की उत्पत्ति हुई ही नहीं थी। ठीक है, इसीलिए इसमें जीवाश्म का अभाव रहता है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। ठीक है, मध्य प्रदेश में आर्कियन चट्टानें पाई जाती हैं। यस, मध्य प्रदेश में आर्कियन चट्टानें पाई जाती हैं। और किस क्षेत्र में पाई जाती हैं इस चीज़ को समझते हैं। मध्य प्रदेश में इस युग की चट्टानें बुंदेलखंड के क्षेत्र में पाई जाती हैं। बुंदेलखंड के नीज, ठीक है, बुंदेलखंड के क्षेत्र में नीज के रूप में, ग्रेनाइट के रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, और आर्कियन चट्टानें ही ऐसी चट्टानें हैं जो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली चट्टानें हैं। ठीक है, अब देखिए आर्कियन चट्टानों में खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं। अब आप इस कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। आर्कियन चट्टानों से ही शुरुआत हुई, वो भारत हो या मध्य प्रदेश हो। ठीक है, अब खनिज देख लेते हैं कि आर्कियन चट्टानों में कौन कौन से खनिज मुख्यतः पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा देखिए नीस, ग्रेनाइट, शिस्ट, क्वार्टजाइट, चारकोनाइट और भी कुछ छोटे मोटे खनिज पाए जाते हैं। लेकिन मेनली आप ये दो तीन याद रखिएगा, एक नीस, एक ग्रेनाइट और ये सिस्ट। ये तीन बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। धारवाड़ चट्टानें। धारवाड़ चट्टानें कौन सी चट्टानें हैं? ये कौन से कल्प की चट्टानें या कौन सी इरा में आई? आद्य कल्प में आई। ठीक है, आर्कियन और धारवाड़ दोनों ही आद्य कल्प की चट्टानें हैं। ठीक है, अब आर्कियन चट्टानों का जब अपरदन हुआ, अब देखिए यहाँ मैंने आपको बताया जब ये चट्टानें इनमें टूट फूट हुई, इनका निक्षेपण हुआ, तो कौन सी चट्टानें बनी? परतदार चट्टानें बनी, अवसादी चट्टानें बनी। अब यहाँ देखिए आप आर्कियन चट्टानों के अपरदन से निर्मित प्रथम अवसादी चट्टानें, तो धारवाड़ चट्टानें कौन सी हुई? अवसादी चट्टानें, क्योंकि आर्कियन के अपरदन से धारवाड़ चट्टानों का निर्माण हुआ। तो ऑब्वियस सी बात है ये आग्नेय चट्टानें हैं और धारवाड़ चट्टान जो है अवसादी चट्टान है। तो क्वेश्चन इसी तरीके से बनते हैं कि मध्य प्रदेश में प्रथम अवसादी चट्टान कौन सी है? तो धारवाड़ चट्टानें जो है प्रथम अवसादी चट्टानें हैं। अब ये देखते हैं कि इनमें जीवाश्म का अभाव है। हाँ, इनमें भी जीवाश्म का अभाव है, इसीलिए जीवाश्म का अभाव है। ये भी काफ़ी प्राचीन रही है और तब भी जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किन किन क्षेत्रों में अब इसका जो है निर्माण है? मध्य प्रदेश में जबलपुर, बालाघाट और छिंदवाड़ा। धारवाड़ चट्टानें जो है मध्य प्रदेश में जबलपुर, बालाघाट और छिंदवाड़ा क्षेत्र में पाई जाती हैं। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है, भारत का 98% धात्विक खनिज जो है इन्हीं चट्टानों में है। ठीक है, भारत का 98% धात्विक खनिजों का भंडार जो है धारवाड़ चट्टानों से ही हमें प्राप्त होता है। सर्वप्रथम कर्नाटक के धारवाड़ जिले में खोजा गया। एक्चुअली इन चट्टानों का नाम धारवाड़ कैसे पड़ा?
सबसे पहले इसकी खोज जो है, या सबसे पहले ये चट्टानें जो हैं कर्नाटक के धारवाड़ जिले में खोजी गई, इसीलिए इन चट्टानों का नाम धारवाड़ चट्टान के नाम से पड़ा। ठीक है, और अब खनिज देख लेते हैं कि खनिज जो हैं कौन कौन से हैं। खनिज इसमें पाए जाते हैं, सभी महंगे से महंगे, और इसीलिए 98% आर्थिक दृष्टि से ये चट्टानें भारत में बहुत ज़्यादा खनिज प्रदान करती हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप देखेंगे इसमें खनिज देखने से ही आपको समझ में आएगा। सोना है, चांदी है, तांबा है, मैंगनीज, लोहा, जस्ता, क्रोमियम, टंगस्टन आदि। ठीक है, अब मध्य प्रदेश में समझते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं इन चट्टानों के अंतर्गत। ठीक है, अब देखिए मध्य प्रदेश में धारवाड़ चट्टानों से रिलेटेड जो है एक चिल्पी श्रेणी है और एक सौसर श्रेणी है। ठीक है, चिल्पी श्रेणी जो है वो है बालाघाट जिले में। एक्चुअली चिल्पी श्रेणी तो वैसे महाराष्ट्र के नागपुर से लेकर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा तक बिछी हुई है। उसकी जो परत है एक तरीके से महाराष्ट्र के नागपुर से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा तक है। लेकिन हम अभी मध्य प्रदेश की चट्टानें पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए हम मध्य प्रदेश में धारवाड़ चट्टानें देखेंगे। तो बालाघाट में चिल्पी श्रेणी में धारवाड़ चट्टानें हैं, और बालाघाट से मैंने आपको खनिज पढ़ाए हुए हैं। खनिजों पे ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, आई बटन को प्रेस करके भी देख सकते हैं मध्य प्रदेश के खनिज। ठीक है, तो बालाघाट में तांबा और मैंगनीज सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ये कौन सी चट्टानें हैं? ये धारवाड़ चट्टानें हैं और चिल्पी श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। इसी तरीके से सौसर श्रेणी में अगर देखें तो जबलपुर में ग्रीन स्टोन और संगमरमर बहुतायत में प्राप्त होता है। तो आगे देखते हैं, हमने आर्कियन कर लिया, हमने धारवाड़ चट्टानें भी कर ली, आर्कियन चट्टानें भी कर ली। अब हम आते हैं पुरान कल्प पे। ठीक है, पुरान इरा में किन किन चट्टानों का निर्माण हुआ? एक हुआ कुड़प्पा चट्टानों का निर्माण और दूसरा हुआ विंध्य चट्टानों का निर्माण। ठीक है, कुड़प्पा चट्टानें, अब देखिए कुड़प्पा चट्टानें भी आर्कियन चट्टानों के निक्षेपण से धारवाड़ चट्टानों का निर्माण हुआ, धारवाड़ चट्टानों के निक्षेपण से कुड़प्पा चट्टानों का निर्माण हुआ। ठीक है, तो कुड़प्पा चट्टानें बनी। ठीक है, इनको पुराना संघ भी कहा जाता है, पुराना संघ की चट्टानें। ठीक है, तो इस नाम को ध्यान रखेंगे, पुरान कल्प की वजह से इसको पुराना संघ की चट्टानें भी कहा जाता है और कुड़प्पा चट्टानें भी कहा जाता है। ठीक है, इन चट्टानों में भी जीवाश्म का अभाव था, आर्कियन में भी था, धारवाड़ में भी और कुड़प्पा में भी, इन तीनों में जीवाश्म का अभाव था। ठीक है, मुख्यतः जो है इसका विस्तार जो है छत्तीसगढ़ और भी जगह पर है, लेकिन हम मध्य प्रदेश में देखते हैं कुड़प्पा की जो चट्टानें हैं वो किन श्रेणियों में और कहाँ पाई जाती हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो है कुड़प्पा दो श्रेणियों में विभक्त है। देखिए, बीजावर श्रेणी और ग्वालियर श्रेणी। बीजावर श्रेणी में देखते हैं, बीजावर श्रेणी कहाँ से कहाँ तक है? बीजावर श्रेणी जो है पन्ना, सतना, रीवा, कटनी और छतरपुर तक इसका विस्तार है बीजावर श्रेणी का। और कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं इन चट्टानों के अंतर्गत? हेमेटाइट, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर। ठीक है, इसी तरह एक श्रेणी है ग्वालियर श्रेणी, जो ग्वालियर के निकट है, ग्वालियर के आसपास इस श्रेणी का विस्तार है। कुड़प्पा चट्टानें जिनमें पाई जाती हैं, और इन चट्टानों में भी खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं? चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और क्वार्टजाइट। खनिज सिमिलर ही हैं, सिर्फ इन श्रेणियों को विभक्त किया गया है। बीजावर श्रेणी में ये जिले हैं और ग्वालियर श्रेणी में ये जिले हैं। ठीक है, लेकिन ये कुड़प्पा चट्टानों के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगली चट्टानें देखते हैं, पुरान कल्प की ही विंध्य चट्टान। कुड़प्पा चट्टानों के बाद कौन सी चट्टानें आई? विंध्य चट्टानें। और ये एक ऐसी अवसादी चट्टानें बनी, ये भी कुड़प्पा के निक्षेपण के बाद इनका निर्माण हुआ। ठीक है, और ये एक ऐसी अवसादी चट्टानें बनी जिनमें जीवाश्म की प्राप्ति हुई।
ठीक है, जिनमें हमें जीवाश्म मिले। तो प्रथम ऐसी अवसादी चट्टानें कौन सी हैं जिनमें जीवाश्म की प्राप्ति हुई? दैट इज विंध्य चट्टानें। ठीक है, और विंध्याचल के नाम पर इनका नाम विंध्य चट्टानें पड़ा। ठीक है, कुडप्पा के बारे में भी मैं आपको ये बताना चाहती थी कि आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम पर कुडप्पा चट्टानें इसका नाम पड़ा। ठीक है, चलिए वापस आते हैं विंध्य चट्टानों पे। विंध्य चट्टानों में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? विंध्य चट्टानों में देखिए चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर, किम्बरलाइट, हाँ चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और संगमरमर। ठीक है, बलुआ पत्थर की अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ विंध्य चट्टानों की एक खासियत ये है कि यहाँ लाल बलुआ पत्थर पाया जाता है। ठीक है, कौन सा? लाल बलुआ पत्थर। तो लाल बलुआ पत्थर से आप सभी जानते हैं कि दिल्ली का लाल किला, फतेहपुर सीकरी, मध्य प्रदेश का सांची का स्तूप, ये सभी लाल बलुआ पत्थर से तैयार किए गए हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि लाल बलुआ पत्थर जो है किन चट्टानों से प्राप्त होता है? विंध्य चट्टानों से हमें लाल बलुआ पत्थर प्राप्त होता है। और मध्य प्रदेश में ध्यान रखेंगे सांची का स्तूप लाल बलुआ पत्थर से उसका निर्माण हुआ है। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है विंध्य चट्टानों से रिलेटेड, विंध्य चट्टानों के अंतर्गत ही जो है किम्बरलाइट की चट्टानें पाई जाती हैं, जिससे हमें हीरे की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो पन्ना में जो है किम्बरलाइट की चट्टानें हैं, जिससे हीरा प्राप्त होता है हमें। इसी तरह भारत में अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा में जो है, गोलकुंडा की खान आपने सुना होगा, जहां हीरा प्राप्त होता है। तो किम्बरलाइट की चट्टानों से हीरे की प्राप्ति होती है, और किम्बरलाइट की चट्टानें जो हैं कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में पन्ना में, वहाँ से हमें हीरा प्राप्त होता है। विंध्य चट्टानों के बारे में और फैक्ट्स देख लेते हैं। विंध्य चट्टानें जो हैं, इनका विस्तार जो है रीवा से चंबल के पश्चिम में राजस्थान तक इसका विस्तार है। देखिए रीवा हो गया, रीवा से लेकर बुंदेलखंड का क्षेत्र हो गया पूरा, पन्ना, छतरपुर और चंबल ऊपर आ जाए अगर, इसका मतलब पूरा मध्य भारत का पठार। देखिए पठार भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में कहाँ कौन सा पठार है। पठार पर भी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। आई बटन पर प्रेस करके भी आप मध्य प्रदेश के पठारों का वीडियो देख सकते हैं। उसको समझेंगे तो आपको और सारी चीज़ें डीपली समझ में आती जाएंगी। इस चीज़ का हमें नॉलेज होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में कौन सा पठार कहाँ है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो सारे जिले आते हैं रीवा से चंबल तक, ये पूरा जो हिस्सा है एक तरीके से मध्य प्रदेश का उत्तरी हिस्सा जो है मध्य भारत का पठार कहलाता है। ठीक है, तो वो हिस्सा, उस हिस्से में कौन सी चट्टानें हैं? विंध्य चट्टानें। ठीक है, कैमूर भांडेर उपग्रह भी शामिल। ठीक है, विंध्य की चट्टानें जो हैं कैमूर और भांडेर श्रेणी में भी उसका कुछ हिस्सा शामिल है। पहले अब ये चीज़ देख लेते हैं, हमने कुडप्पा कंप्लीट कर लिया, हमने विंध्य कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हम आते हैं द्रविण कल्प पे। द्रविण कल्प, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, जो द्रविण कल्प है या द्रविण इरा है, इसकी चट्टानें भारत में नहीं है। इट मीन्स मध्य प्रदेश में भी द्रविण कल्प की चट्टानें नहीं हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि मध्य प्रदेश में कौन से कल्प की चट्टानें नहीं हैं, तो द्रविण कल्प की चट्टानें मध्य प्रदेश में नहीं हैं। ठीक है, देखिए आप ये सोचेंगे कि मैंने ये द्रविण कल्प क्यों लिखा है। द्रविण कल्प मैंने एक तो इसीलिए लिखा है कि मैं आपको ये चीज़ समझा सकूं कि आर्कियन इरा से लेकर आर्यन इरा तक क्या क्रम था। ठीक है, आर्कियन इरा के बाद पुरान इरा आया, पुरान के बाद द्रविण आया और द्रविण के बाद आर्यन आया। ये क्रम समझाने के लिए मैंने यहाँ पर द्रविण कल्प लिखा है, लेकिन इसीलिए भी लिखा है कि आपको ये भी पता चले, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि भारत में या मध्य प्रदेश में किस इरा की चट्टानें नहीं पाई जाती हैं।
ठीक है। तो द्रविड़ कल्प की चट्टानें यहाँ नहीं पाई जाती, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। द्रविड़ के बाद कौन सा आता है? आर्यन इरा। ठीक है, आर्यकल्प। अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी चट्टानें। अब देखिए, इन सभी चट्टानों के अलावा मैं आपको एक चीज़ और समझा देती हूँ। देखिए, ये चारों तो आपने याद कर ली। इसके बाद जो भी चट्टानें आएंगी, गोंडवाना हो जाए, दक्कन ट्रैप हो जाए, टर्जरी हो जाए, या एक आध और हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो सभी किस में आएंगी? आर्यकल्प में। ठीक है, आपको ये चारों के क्रम बहुत अच्छे से ध्यान रखने, बाकी तो सब इसी में ही आनी है। ठीक है, और ये क्रम भी आपको याद रखना है कि आर्कियन सबसे पहले है, आर्कियन, आर्कियन के बाद धारवाड़, धारवाड़ के बाद कुड़प्पा, कुड़प्पा के बाद विंध्य, और विंध्य के बाद गोंडवाना, गोंडवाना के बाद दक्कन और दैनौल। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो अब आते हैं आर्यन कल्प पे, और इसकी लेते हैं सबसे पहले गोंडवाना। गोंडवाना चट्टानें, गोंडवाना चट्टानें भी देखिए परतदार चट्टानें हैं। मैंने आपको बताया, अवसादी चट्टानें जिनका जो है अपरदन, निक्षेपण ये सब हुआ हो, वो किस तरीके परतों में जमा हो जाती हैं, इसीलिए वो चट्टानें कौन सी होती हैं? परतदार चट्टानें होती हैं। और एक चीज़ इसमें और है, मछली व रेंगने वाले जीवों के अवशेष इनमें पाए जाते हैं। इसका मतलब गोंडवाना चट्टानों में भी जीवाश्म की प्राप्ति होती होगी। ठीक है, या जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है, भारत का लगभग जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, मोस्टली एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि भारत का कोयला या कोयले की चट्टानें कौन सी हैं? गोंडवाना की चट्टानों में ही सबसे ज़्यादा कोयला प्राप्त होता है। भारत का लगभग 98% कोयला जो है कौन सी चट्टानों से प्राप्त होता है? गोंडवाना की चट्टानों से प्राप्त होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में जो है किस क्षेत्र में गोंडवाना की चट्टानें मिलेंगी? बघेलखंड और सतपुड़ा। बघेलखंड और सतपुड़ा क्षेत्र में गोंडवाना की चट्टानें हमें मिलेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप देखिए, ज्वालामुखी क्रिया से निक्षेपित लावा फैलकर दक्कन ट्रैप बना। जो दक्कन की जो चट्टानें हैं वो किस तरीके से बनी? ज्वालामुखी फटा, और ज्वालामुखी के बाद जो लावा फैलकर बाहर आया और उसके ठंडे होने के बाद जिस चट्टान का निर्माण हुआ, ठीक है, उसे क्या कहा गया? दक्कन ट्रैप कहा गया। ठीक है, दक्कन ट्रैप कहा गया। और ये जो दक्कन ट्रैप है जीवाश्म से भरपूर है। ठीक है, यहाँ इस चट्टान में बहुत सारे जीवाश्म पाए जाते हैं, और दक्कन ट्रैप जो है इसकी जो चट्टान है बहुत कठोर रहती है। ठीक है, बहुत कठोर होती है, और धीरे धीरे जब उसकी कठोरता के जो है देखिए अपरदन, निक्षेपण ये सभी में एक समय के बाद होता ही रहता है। तो कितनी भी कठोर क्यों ना हो, आखिर उसमें भी कुछ टूट फूट होगी। ठीक है, उसमें भी जो है कुछ परिवर्तन होगा। तो कुछ समय के परिवर्तन के बाद उसका जो कहना चाहिए जो टूट फूट हुई या उसका जो चूर्ण बना, तो उससे क्या अपने को प्राप्त हुआ? काली मिट्टी प्राप्त हुई। तो दक्कन ट्रैप का सीधा सीधा संबंध किससे है? काली मिट्टी से है। दक्कन ट्रैप की चट्टानों में सबसे ज़्यादा हमें क्या मिला? काली मिट्टी मिली। और काली मिट्टी का क्षेत्र देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वैसे महाराष्ट्र में है। तो मध्य प्रदेश की बात करें हम, मध्य प्रदेश में जो है दक्कन ट्रैप की चट्टानें या काली मिट्टी कहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है? सबसे ज़्यादा पाई जाती है मालवा के पठार में, और कुछ हिस्सा दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी पठारों में भी विस्तृत है। मध्य प्रदेश के दक्षिण और पश्चिमी क्षेत्रों में और दक्षिण और पूर्वी क्षेत्रों में भी जो है दक्कन ट्रैप का विस्तार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टर्जरी। टर्जरी शैल समूह जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस इसका एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिया है। नर्मदा सोन घाटी। एक्चुअली नर्मदा सोन घाटी का निर्माण कैसे हुआ, बस इतना आपको यहाँ पर पता हो। और नर्मदा सोन घाटी में ही जो है टर्जरी शैल समूह है या टर्जरी की चट्टानें हैं, ये आपको पता हो। देखिए, आपको पता होगा कि बहुत समय पहले, बहुत वर्षों पहले पृथ्वी जो है दो भागों में थी, एक गोंडवाना लैंड, एक अंगारा लैंड।
ठीक है। वैसे ये इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक है। अभी हम मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आपको ये बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी। नर्मदा सोन घाटी के बारे में ही यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आगे हम जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो हम भारत की चट्टानों, गोंडवाना लैंड क्या है, सब सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। तो इसलिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, यहाँ जितना समझना है आप उतना समझिए। तो पृथ्वी जो है दो भागों में बट गई थी एक तरीके से, एक गोंडवाना लैंड, एक अंगारा लैंड। आप कहीं कहीं ये पढ़ते होंगे कि भारत जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ठीक है। तो हुआ क्या कि जब गोंडवाना लैंड जो है टूटकर बिखरने लगा, जब गोंडवाना लैंड टूटकर बिखरने लगा, तो उससे ही आज वर्तमान स्वरूप जो आप दक्कन प्लेट्यू का या डेक्कन प्लेट्यू का देखते, दक्कन के पठार का, ठीक है, उससे गोंडवाना लैंड के टूटकर बिखरने से दक्कन के पठार का ये स्वरूप सामने आया। और आज जहाँ आप हिमालय देखते हैं वहाँ पहले टिथिस सागर था, ठीक है, वहाँ पर पहले क्या था, टिथिस सागर था। तो टिथिस सागर में जो है क्या हुआ, टिथिस सागर में धंसती इंडियन प्लेट ने जो है चाइना प्लेट को मोड़ दिया, मोड़कर ऊपर उठा दिया, जिससे क्या हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। तो ये सारे जो चेंजेस हुए, ये पूरी जो भौगोलिक संरचना बदली, इससे मध्य प्रदेश में क्या फ़र्क पड़ा, मैं आपको सिर्फ यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश में जो है इसी आंतरिक दबाव की वजह से नर्मदा सोन घाटी का निर्माण हुआ, और भी मध्य प्रदेश में जितने पठार और नदियाँ हैं उनकी संरचना जो अभी वर्तमान में है वो रूप लिया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये सारा क्रम आपको याद रखना है, आपको मेनली इस स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एक बार आपने इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रख लिया तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए इससे रिलेटेड, मुझे नहीं लगता कि आप उसको जो है नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब मैं ये चाहती हूँ कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं। अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा है, इन सभी चीज़ों को अच्छे से समझा है, तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं और आप उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दें। किम्बरलाइट चट्टानें किस शैल समूह के अंतर्गत आती हैं? आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट के द्वारा देना है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।